आप आगे खोलें और मुंबई, सपनों की नगरी, माया नगरी। लेकिन इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक अंधेरा भी छिपा है, अंडरवर्ल्ड का अंधेरा। जब भी इस शहर में अपराध की बात होती है तो कुछ नाम जरूर लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की शुरुआत किसने की थी? वो था करीम लाला, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड मानते थे तो कुछ बेरहम अपराधी। करीम लाला सिर्फ एक आम अपराधी नहीं था, बल्कि वो अफगानिस्तान के शाही परिवार से ताल्लुक रखता था। बावजूद इसके, किस्मत उसे मुंबई की गलियों तक ले आई, जहां उसने अपनी खुद की सल्तनत खड़ी की। वो खुद को गरीबों का मसीहा कहता था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। करीम लाला सिर्फ एक डॉन नहीं था, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का बाप था। दाऊद इब्राहिम जैसे कई बड़े नाम भी कभी उसके आगे सिर झुकाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब करीम लाला ने खुद दाऊद को सड़क पर पीटा था और उसके भाई साबिर का खून तक कर दिया था। फिल्मी दुनिया में भी उसका बड़ा रसूख था। कई बड़े सितारे उसकी शरण में आते थे और वो खुद को उनका मसीहा समझता था। लेकिन उसकी जिंदगी में भी वो मोड़ आया जब उसकी सल्तनत खत्म होने लगी। आज हम आपको सुनाएंगे करीम लाला की पूरी कहानी। कैसे वो मुंबई का पहला डॉन बना, कैसे उसने अपनी बादशाहत कायम की और फिर कैसे उसकी सल्तनत खत्म हुई। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है और इस माया नगरी पर राज करने का सपना बहुत से लोगों का रहा है। इन्हीं लोगों में से एक था करीम लाला। उसके बारे में कहा जाता है कि वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। कुछ लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे तो कुछ अपराधी। चाहे जो भी हो, उसका नाम तब तक लिया जाता रहेगा जब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात होगी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में सुनते ही सबसे पहले हमारी आंखों के सामने भले ही दाऊद इब्राहिम का चेहरा आता हो, लेकिन हकीकत यह है कि अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन कहे जाने वाले हाजी मस्तान मिर्जा से भी पहले करीम लाला मुंबई पर राज करता था। यह हाजी मस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन बनने से भी पहले की कहानी है। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। उसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान में हुआ था। कहा जाता है कि वह पश्तून समुदाय का आखिरी राजा था। वो बहुत अमीर था और जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था। बड़े होने पर जब उसको काम धंधे की दरकार हुई तो उसने भारत की राह पकड़ी थी। 1930 में 21 साल की उम्र में वो पेशावर होता हुआ मुंबई पहुंचा। यहाँ पर उसने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाने की चाहत ने उसको अपराध की दुनिया की तरफ धकेल दिया था। कदकाठी और आवाज से स्थानीय लोग डरते थे। शुरू में वह छोटा मोटा गुंडा था और वसूली आदि भी करता था, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उसका कद बढ़ने लगा। डॉकयार्ड के आसपास के इलाके में उसकी हुकूमत चलने लगी और उसका गैंग बड़ा होता गया। उनके मुताबिक मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत डॉक से ही हुई थी, क्योंकि यहाँ से तस्करी की जाती थी। दाना बाजार, कपड़ा बाजार जैसे इलाकों पर लाला का राज चलता था। मनीष बाजार में तो तस्करी का माल खुलेआम मिलता था। रेडियो से लेकर घड़ियों तक की स्मगलिंग की जाती थी। शीला ने बताया कि डॉकयार्ड के आसपास के इलाके में लाला का कब्जा था। एक वक्त तो ऐसा था कि लाला अदालत लगाने लगा था और लोगों के विवाद सुलझाने लगा था। वे बताती हैं कि लाला को बॉलीवुड पसंद था और उसके मुंबई आने की सबसे बड़ी वजह फिल्में ही थीं। मुंबई में उसकी शुरुआत ग्रैंट रोड स्टेशन के पास लिए गए एक किराए के मकान से हुई थी। यहाँ से ही उसने अपराध की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थीं। करीम को इस बात की जानकारी थी कि इस शहर में जुआरियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। यही वजह थी कि करीम ने इस घर में उसने जुए का अड्डा खोला था। कुछ ही समय में उसका खोला ये जुआ घर आसपास के इलाकों में भी पहचान पाने लगा था। कम समय में ही उसका ये जुआ घर पूरी मुंबई की एक पहचान बन चुका था। समय गुजरने के साथ इसका ये घर क्लब में बदला और यहाँ पर नामी गिरामी लोग आने लगे थे। क्लब में आने वालों को उधार भी मिलता था। बहुत कम समय में ही सोशल क्लब बम्बई का नामी क्लब बन गया। इसी जुआघर से निकला था बम्बई का पहला माफिया डॉन करीम लाला। इसमें कामयाब होने के बाद उसने अपना हाथ तस्करी के धंधे में आजमाया। मुंबई यूं भी पहले से ही तस्करी का बड़ा अड्डा था। यहाँ पर समुद्र के रास्ते काफी मात्रा में सोना तस्कर किया जाता था। ये वो दौर था जहाँ देश में आजादी को लेकर मुहिम चल रही थी। वहीं करीम अपराध की दुनिया में लगातार धंसता जा रहा था और बड़ा नाम बनता जा रहा था। तस्करी के धंधे में भी उसको काफी फायदा हुआ था। इसके बाद करीम मुंबई डॉक से हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर वह तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। 1940 का वह दौर जब मुंबई में हाजी मस्तान और वरदाराजन मुदलियार भी अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे थे।
कोई किसी से दबने को तैयार नहीं था, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके का बंटवारा कर लिया। तीनों बिना किसी खून खराबे के अपने अपने इलाकों में काम किया करते थे। उस दौर में मुंबई में इनके अलावा कोई गैंगस्टर नहीं था। कुछ समय बाद मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम कास्कर और शब्बीर इब्राहिम कास्कर हाजी मस्तान की गैंग से जुड़ गए। इस दोनों ने करीम लाला के एरिया में तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद करीम लाला मुंबई का बड़ा नाम बन चुका था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपना काम निकलवाने के लिए लोग सुबह से ही उसके पास आना शुरू कर देते थे। करीम लाला के साथ ही वरदाराजन और हाजी मस्तान भी अंडरवर्ल्ड में अपना राज कायम करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक समय वो भी आया जब तमिलनाडु से आए हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला, इन तीनों ने आपस में धंधों को बंटवारा कर लिया। इसकी एक वजह गैंगवार को खत्म करना था। सब कुछ ठीक चल रहा था और लाला मुंबई पुलिस के लिए गैंगस्टर बन चुका था, जो पठान गैंग का सुप्रीमो था। इसी सब के बीच मुंबई के डोंगरी इलाके से निकले एक शख्स ने ठान लिया था कि वो मुंबई पर अकेला ही राज करेगा। इस शख्स का नाम था दाऊद इब्राहिम। यहीं से मुंबई में शुरू हुआ गैंगवार का दौर, शूट आउट का दौर और दाऊद का दौर। करीम लाला के पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच मुंबई की सड़कों पर खूनी खेल खेला जाने लगा। इस दौर में दाऊद इब्राहिम ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा ही था। दाऊद ने इसकी शुरुआत हाजी मस्तान के साथ मिलकर की थी। दाऊद के सपने करीम से भी ज्यादा ऊंचे थे। यही वजह थी कि समझौते के बाद भी उसने करीम के इलाके में तस्करी समेत अन्य धंधों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। हाजी मस्तान के साथ काम छोटे कद पर काम करने के बावजूद वह अपनी करता था। इस तरह की लगातार होती घटनाओं ने करीम को गुस्से में ला दिया था। एक बार दाऊद करीम के हत्थे चढ़ गया और उसने उसकी जबरदस्त पिटाई लगाई थी। दाऊद ने किसी तरह से बचकर अपनी जान बचाई थी। 1974 का दौर, जब करीम लाला के एरिया में दाऊद से सेंध लगाई तो वह बुरी तरह चिढ़ गया। इसके बाद करीम की पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या कर दी। इसी के बाद दोनों के बीच खूनी जंग का आगाज भी हो गया। लाला बीमार रहने लगा था, वहीं दाऊद लगातार मजबूत हो चुका था। 81 से 85 के बीच करीम लाला की पठान गैंग और दाऊद की डी कंपनी के बीच दिन दहाड़े खूनी खेल शुरू हो गया। शब्बीर की मौत के ठीक 5 साल बाद 1986 में दाऊद के गुर्गों ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया। बॉलीवुड में उसके कई दोस्त भी थे। चर्चा थी कि अभिनेत्री हेलन भी सुपरस्टार दिलीप कुमार के माध्यम से करीम लाला के पास मदद मांगने आई थी। हेलन का दोस्त पीएन अरोड़ा उनकी सारी कमाई लेकर फरार हो गया था और वह पैसे वापस देने से इनकार कर रहा था। करीम लाला ने इस मामले में मध्यस्थता की और हेलन का पैसा वापस मिल गया था। कहा जाता है कि एक बार संजय खान ने करीम लाला को काला धंधा, गोरे लोग फिल्म के लिए एक रोल की पेशकश की थी, लेकिन लाला ने इनकार कर दिया था। उनकी जगह संजय ने सुनील दत्त को फिल्म में लिया था। बॉलीवुड के कई लोगों से करीम लाला की दोस्ती तो थी ही और कई बड़ी हस्तियों की उसने काफी मदद भी की थी। मजेदार बात यह है कि दाऊद इब्राहिम पहले गैंग में ही काम करता था और बाद में उसने अपना गैंग बना लिया। चूंकि वह पठान गैंग से जुड़ी हर बात को जानता था, इसलिए उसने धीरे धीरे मुंबई से पठान गैंग को खत्म कर दिया। 80 के दशक की शुरुआत में करीम ने सेहत में आई गिरावट के चलते अपने गैंग की कमान अपने भतीजे समद खान को सौंपनी शुरू कर दी थी। वह करीम का होटल और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालता था। करीम की पार्टियां एक समय में मुंबई में सबसे अधिक प्रचलित हुआ करती थीं। उस वक्त करीम की पार्टी में बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी हस्तियां तक शामिल होते थे। बॉलीवुड की फिल्म जंजीर में बना शेर खान का किरदार, जिसको प्राण ने जीवंत किया था, करीम से ही मिलता जुलता था। 2002 में करीम की मौत 90 वर्ष की आयु में 19 फरवरी को मुंबई में हुई थी। करीम लाला का दौर खत्म हुआ, लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हाजी मस्तान, वरदराजन और फिर दाऊद इब्राहिम ने इस दुनिया पर राज किया। गैंग बदले, नाम बदले, लेकिन जुर्म की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। 2002 में करीम लाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसकी बनाई कहानी आज भी मुंबई की गलियों में गूंजती है। क्या आप मानते हैं कि करीम लाला सिर्फ एक अपराधी था, या फिर वो सच में मुंबई का रॉबिन हुड था? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।